हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एससीईआरटी की बुक्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहां से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आपके एग्जाम में पास होने और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। और पहला चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 6 की नागरिक जीवन। आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। हमारा इतिहास पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी और एक बार आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। तो अभी नागरिक जीवन कक्षा 7 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले चैप्टर की ओर बढ़ लेते हैं। क्या है फर्स्ट चैप्टर में, और ये है इस्लाम का भारत में आगमन। ये तो हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में ही आपको नागरिक जीवन मिलेगा। हिस्ट्री का काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं और इसके आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। लर्नर्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लस के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको वहां पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सारे फीचर्स आपको प्लस पर मिलेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है। ये जो बैच कोर्स है आपको 5, 6, 7 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें वो होगा 5, 6, 7 रुपीज़ का, जिसमें आप अपने सीटेट की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपने स्टेट टेट दे रहे हैं, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, तो उसकी भी तैयारी आप इसी 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने के ड्यूरेशन में अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप इसी सब्सक्रिप्शन में आपको हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो प्राइस है तभी आएगा जब आप रेफरल कोड यूज करोगे और रेफरल कोड में लिखोगे प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ठीक है। ये लिखकर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। टारगेट KBS PRT कंप्लीट बैच कोर्स है। ये 31 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप KBS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप मेरा रेफरल कोड यूज करके कोई भी बैच कोर्स हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आप उसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और रेफरल कोड में आपको क्या लिखना है, PRATIKSHATET, प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ये मेरा रेफरल कोड है। मेरी डेली फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी पर 12:30 बजे हिंदी की और 2 बजे EVS की। उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलॉक कोड यूज करके क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और अनलॉक कोड में भी लिखें प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। थैंक यू। तो हमारा चैप्टर है हमारा संविधान। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया। भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। तो हमारा संविधान कैसे बना, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुष एवं महिलाएं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुष एवं महिलाओं यानी सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। कब बनी? 1946 में। इसमें 389 लोग थे।
जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, HV कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी, ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान के निर्माण का जिम्मा उठाया और जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। तो लागू कब हुआ है संविधान? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब क्या है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल कितने 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, तब कितने थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में ये अनुसूचियां 8 से कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें जो निम्नवत हैं। सबसे पहले, प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत की सरकार आंतरिक और बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण और कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए इसको लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं है। तो यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जो योग्य है वही राजा बनेगा, तो इसीलिए इसको भारत को गणराज्य कहा गया है। पंथ निरपेक्ष यानी कि राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, सभी धर्म को साथ समान आदर करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी कि यहाँ पर चुनावों के माध्यम से आप अपने राजा को चुनते हैं, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। मानव अधिकार। मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक, जाति व धर्म से संबंध रखता हो, और इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1948 यानी कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र
संघ की महासभा में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब हुआ? 1993 में हुआ। इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा इसको। क्लियर? चलिए, हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बात कहते रहते हैं और ऐसे ही हम देश प्रदेश में भी कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं। और कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, और उसे कानूनी अधिकार 300A अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो पहले ये मौलिक अधिकार था, अब नहीं है, अब सिर्फ ये कानूनी अधिकार है। और अब किसके आर्टिकल भी ध्यान रखें, 300A। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार? समानता का अधिकार है, ठीक है। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री पुरुष या धर्म या विशेष जाति के होने के आधार पर, या फिर सरकारी, प्राइवेट, छुआछूत, ये सब चीजों के अधिकार पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी कि सभी को समान रूप से सभी जगह पर समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है और छुआछूत के लिए उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का अनुमूलन आर्टिकल कौन सा है? 17 है। तो अनुच्छेद 17 ध्यान रखें, अस्पृश्यता का अनुमूलन यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 17 है। ये सब इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आप इनको ध्यान रखते हुए चलें। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यूनियन बनाकर अपने अधिकारों को लड़ने की आजादी है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीने का अधिकार है, कोई भी उनकी जान नहीं ले सकता। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति जब कोई कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार। अच्छा, इनके अनुच्छेद भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। शिक्षा के का अधिकार वर्ष 2002 में संविधान के 86वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रही हूँ। 2002 में 86वां संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य था। क्लियर? चलिए, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसी अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 पारित किया गया और राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश में हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। फिर आता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हैं, 2 अनुच्छेद हैं शोषण से संबंधित, ये आपको अधिकतर पूछा जाता है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 23 और 24, ये 2 अनुच्छेद शोषण से रिलेटेड हैं। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम नहीं लिया जा सकता है यही मैं सोच रही थी, नहीं क्यों नहीं लिखा है। यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही बेगार लेने पर रोक है। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं कराई जा सकती। अगर आपसे पूछा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 और 24। लेकिन बच्चों के शोषण की बात आएगी कि बच्चों से शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित, तो आपका क्या आंसर आएगा? तब आपका आंसर 24 होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल 24। क्लियर? 23 बड़ों से और 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, जिसमें 14 साल से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर जहां उसे बाल मजदूरी प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। तो अगर आप बच्चे से काम कराएंगे तो ये आपको सजा 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में सजा हो सकती है। चलिए, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है, तो इसकी सजा आपको मिलेगी। और माता पिता का भी यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता अधिकार है। आप कोई भी धर्म भारत देश में अपना सकते हैं, मान सकते हैं, तो कोई भी रोक नहीं है किसी भी धर्म का पालन करने पर। ईद, दिवाली, लोहड़ी, क्रिसमस, सारे त्योहार हम आनंद के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल कौन सा है? ये है 32 आर्टिकल। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? इसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम नहीं लिखा है और आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना होगा। अगर आपसे लिखा जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा क्या है, तो क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। क्लियर? इसमें कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। तो ये थे मौलिक अधिकारों से संबंधित 6 मौलिक अधिकार, जरूर ध्यान रखें। इसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, और सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसे सभी को काम करने का अधिकार मिले। तो संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। मौलिक अधिकार में आप ध्यान रखें कि मौलिक अधिकार में अगर आपके अधिकार आपसे छीन लिए जा रहे हैं तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकते हैं, राज्य के विरुद्ध। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों में अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में।
चलिए, तो राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। तो ये सब क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। कुछ नीतियां बनाई गई हैं जो सबके लिए हैं, ठीक है, जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री और पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये सब क्या है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बनाए गए हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों को आपने जाना, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इसी संविधान में इसी संशोधन में बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान। और कब हुआ, 1976 में ही हुआ, ठीक है। 1976 में संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें मानने चाहिए और मानने पड़ते भी हैं, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समाज भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। ये कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार अलग हैं। मौलिक अधिकार जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, उनकी संख्या 6 है। मौलिक कर्तव्य जो आपको कुछ नियम कर्तव्य दिए गए हैं जो आपको मानने पड़ेंगे, उनकी संख्या 11 है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो मौलिक अधिकार पूछा है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। तो ये 2 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर राव। संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आएगा BR अम्बेडकर और यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। तो मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। क्लियर। चलिए और देखते हैं क्या प्रश्न है। मौलिक अधिकार के हनन पर भारतीय नागरिक उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है या फिर न्यायालय की शरण में जा सकता है, यानी कि आप रिट जारी कर सकते हैं, अपने लिए अधिकार मांग सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों में आप राज्य के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये डिफरेंस होता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में। क्लियर। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और जो भी कुछ रह जाएगा क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए या 1 लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं तैयार करूंगी। जल्द से जल्दी आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर व्यवस्थापिका कानून बनाना, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बाय बाय वंस अगेन एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।